तो एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, राइट? और मुझे पता है हिस्ट्री के इतने सारे फैक्ट्स, डेट्स और पॉलिसीज याद रखना सच में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। आज का ये एक्सप्लेनेर एकदम आसान, स्ट्रेस फ्री स्टडी गाइड है जो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी और उन ग्लोबल पावर ब्लॉक्स को आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर देगा। चलिए इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। आज का हमारा एजेंडा 4 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, द कोल्ड वॉर वर्ल्ड। दूसरा, पावर ब्लॉक्स एंड अलायंसेस। तीसरा, नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी गोल्स। और आखिरी, द इंडिपेंडेंट पाथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से, द कोल्ड वॉर वर्ल्ड। देखते हैं कि 1947 में दुनिया का स्टेज कैसे सेट था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए। जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हो रहा था, आखिर उस वक्त बाकी दुनिया में चल क्या रहा था? देखिए, भारत किसी शांत माहौल में आज़ाद नहीं हुआ था। बाहर एक अलग ही उथल-पुथल मची हुई थी। पता है, उस वक्त पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयानक तबाही से बस उभरी रही थी। शांति बनाए रखने की उम्मीद में यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हो रहा था। कॉलोनियल एम्पायर्स एक-एक करके गिर रहे थे और हमारे जैसे जो नए देश आज़ाद हो रहे थे ना, उनके आगे 2 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। एक तरफ भयंकर गरीबी और दूसरी तरफ एक मजबूत डेमोक्रेसी बनाने की जद्दोजहद। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, पावर ब्लॉक्स एंड अलायंसेस, द बाइपोलर वर्ल्ड। उस समय ना पूरी दुनिया 2 बड़े टकराते हुए फैक्शंस में बंट गई थी। इसे एक बाइपोलर दुनिया समझ लीजिए। एक तरफ था यूएस यानी अमेरिका का वेस्टर्न अलायंस, जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, और उनके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा था यूएसएसआर का ईस्टर्न अलायंस, जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का पक्ष ले रहा था। अब आप खुद सोचिए, एक नए आज़ाद हुए देश के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। एग्जाम्स में अक्सर मिलिट्री अलायंस की डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। इसे अपने दोस्तों के एक बहुत स्ट्रिक्ट ग्रुप की तरह समझिए। एक ऐसा अग्रीमेंट जहां अगर ग्रुप के किसी एक दोस्त पर बाहर से हमला होता है तो सब यही मानेंगे कि उन सब पर हमला हुआ है और सब मिलकर उसे बचाने आएंगे। तो उस वक्त ये 2 मेन मिलिट्री अलायंसेस नए देशों को फाइनेंशियल एड और लोन्स का लालच देकर अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने बनाया नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। पूरी दुनिया लिटरली इन्हीं दोनों कैंप्स के बीच बंटती जा रही थी। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी गोल्स, यानी इंडिया की प्रायोरिटीज क्या थीं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ही नहीं थे, बल्कि वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे। इस डुअल रोल की वजह से देश की विदेश नीति को शेप करने में उनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी के ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1, अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को बचाना, मतलब अपने फैसले खुद लेना। नंबर 2, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करना, यानी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना। और नंबर 3, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी तेजी से आर्थिक विकास करना। इन तीनों को बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। अगर एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 51 में साफ लिखा है कि भारत इंटरनेशनल विवादों को युद्ध के बजाय शांति से सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा। ये हमारी शांति पसंद अप्रोच का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, द इंडिपेंडेंट पाथ, चूजिंग नॉन अलाइनमेंट। तो अब सवाल था कि इंडिया करे क्या? हमने फैसला किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पॉलिसी को कहा गया नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता। हमारा क्लियर फोकस था किसी दूसरे की लड़ाई में पड़ने के बजाय अपना पूरा ध्यान देश के आर्थिक विकास और शांति पर लगाना। एग्जाम्स में डेट्स याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए ये टाइमलाइन एक चीट शीट का काम करेगी। देखिए कैसे 1947 के अर्ली कोऑपरेशन से शुरू होकर कहानी 1955 की अफ्रो एशियन यूनिटी तक आई और फाइनली 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम ऑफिशियली बन गया। 1955 का बांडुंग कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में हुए इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के वो देश एक साथ आए जो अभी कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए थे। इन्होंने मिलकर रेसिज्म और कॉलोनियलिज्म का कड़ा विरोध किया और यहीं से नैम की असली नींव रखी गई। और यहां आता है एक एब्सोल्यूट मस्ट नो फैक्ट।
पहला नॉन अलाइन मूवमेंट समिट कहाँ हुआ था? 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। और इसके को-फाउंडर्स के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। नेहरू, टीटो, नासिर और सुकर्नो। इसे डेफिनेटली याद करके जाना। अच्छा, अब यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं। कई बार लगता है ना कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब था दुनिया से बिल्कुल कट जाना या आइसोलेट हो जाना। क्या सच में ऐसा था? एब्सोल्युटली नॉट। अलग थलग रहना तो दूर की बात है, हमने बल्कि बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। जहां भी यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए जरूरत पड़ी, भारत ने आगे बढ़कर अपनी फौज भेजी। हमने अलग रहकर नहीं, बल्कि दुनिया भर में कोल्ड वॉर की टेंशन को कम करने की पूरी कोशिश की। परफेक्ट। तो चलिए अपनी इस स्टडी चेकलिस्ट को जल्दी से टिक मार्क करते हैं। हमने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 और बाइपोलर वर्ल्ड समझ लिया, नेटो और व्हाट्सएप एक्ट का डिफरेंस देख लिया, नेहरू जी के 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स, आर्टिकल 51 की शांति नीति और नॉन अलाइन मूवमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, सब कुछ कवर कर लिया है। देखा, अगर ऐसे स्ट्रक्चर करके पढ़ो तो कितना आसान लगता है। तो नॉन अलाइनमेंट और शांति की नीति से हमने उस टेंशन भरे कोल्ड वॉर के दौर को बड़ी कामयाबी से पार कर लिया। पर अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। सोचिए, ये शांति का रास्ता तब कैसे काम आएगा जब आपके अपने पड़ोसी देश यानी चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध छेड़ दें। ये मिस्ट्री हम सॉल्व करेंगे अपने आने वाले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए इस गाइड को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।